हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है थर्मोडायनामिक्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग फ्री एनर्जी के कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं, इंट्रॉपी चेंज कैलकुलेशन करने वाले हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार इससे सवाल आए हुए भी हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मतलब गैल्वेनिक सेल का। आप जैसे कि देख सकते हो कि ये गैल्वेनिक सेल हमारा दो हाफ सेल का बना हुआ है। एक हमारा जिंक एनोड हो गया, कॉपर यहाँ पे कैथोड हो गया, और दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज है। इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन जिंक पे हो रहा है, और रिडक्शन यहाँ पे किस पे हो रहा है, कॉपर पे, कैथोड पे हो रहा है। तो आज जो हम इस गैल्वेनिक सेल की बात करने वाले हैं, इसमें फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन देखेंगे, इंट्रॉपी चेंज कैलकुलेशन देखेंगे, किस तरीके से बात होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसके फ्री एनर्जी के कैलकुलेशन की बात करते हैं कि क्या फ्री एनर्जी हो सकता है। तो जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। मान लीजिए एक मैं जनरल रिएक्शन की बात करता हूं। ये हमारा रिएक्शन है एम सॉलिड। मैं अभी किसी पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल की बात नहीं करता, एक जनरल रिएक्शन की बात करता हूं। और ये चेंज होगा एम एन प्लस एक्वस में, और ये हो गया एम सॉलिड। आप देखोगे इस एम सॉलिड से एम एन प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसने एन इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और जब ये एन इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और दूसरी तरफ कैथोड क्या करता है, उसी टाइम पे, साइमल्टेनियस टाइम पे एन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखिए जरा, ये एन इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन करता है तो इसका रिडक्शन होगा। मतलब मैं यहां पे अगर एन की बात आपको समझाऊं, अब देखिए इस सॉलिड मेटल ने एन इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इस आयंस ने इसको एन को गेन कर लिया। तो मैं इस एन को लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन की बात हम इसके बारे में कर सकते हैं। दिस इज लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन की बात। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में यूज होने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में भी यूज होगा। अब ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन के नंबर कुछ और आ रहे हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन के नंबर कुछ और आ रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगा। तो यहां पे मैंने एन को समझ लिया। और आप फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस से समझते हो कि एफ को हम क्या कहते हैं, फेराडे कांस्टेंट कहते हैं। इसको कहा जाता है बच्चों फेराडे कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू करीब 96500 कूलम्ब होता है। मैं उसी वैल्यू की बात कर रहा हूं जो न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं। और यहां पे हम ई सेल की बात करते हैं, जो कि हमारा ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड कह सकते हैं। अगर इस केस में मुझे डेल्टा जी की बात किया जाए कि डेल्टा जी निकालो, अब देखो डेल्टा जी के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा है, गिव्स फ्री एनर्जी। जब मैंने डेल्टा लगा दिया इसका मतलब ये हो गया चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, एन एफ ई सेल। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब ये जो फ्री एनर्जी का चेंज है ये नॉर्मल चेंज है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड चेंज की बात करता हूं तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन को मानना होता है। और बैटरी गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन होता है टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 1 एटीएम। तो यहां पर भी एन वही होगा, फेराडे चेंज करेगा नहीं। बस यहां पे ई सेल के बदले में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ई नॉट सेल। मतलब ई नॉट सेल को हम ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अब देखिए, अगर आपको एन पता हो, फेराडे पता है, ई सेल दे रखा रहेगा, तो आप डेल्टा जी फाइंड आउट कर सकते हो। वही कैलकुलेशन आप स्टैंडर्ड कंडीशन में भी कर सकते हो।
और स्टैंडर्ड कंडीशन में भी निकाल सकते हैं। अब मैं ये देखूंगा कि इस डेल्टा जी और जी नोट के बीच में क्या रिलेशन है फॉर द गैल्वेनिक सेल। तो चलिए फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा जिंक सॉलिड है, इसको मैंने एनोड माना है, इसको मैंने कैथोड माना है, और ये जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज हो गया जिंक +2 में, और ये रिड्यूस हो गया कॉपर सॉलिड में। ये एक्वस में है, ये भी एक्वस में है। अगर मुझे इस गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा जी चाहिए तो आप देखिए एन की बात यहां पे करने वाले हैं। यहां पे आप एन क्या करोगे, 2 ले लोगे। मतलब एन अगर हमारे पास 2 हो गया तो इस हिसाब से मैं डेल्टा जी फाइंड आउट कर सकता हूं। -2 फैराडे के वैल्यू कांस्टेंट होंगे, और क्वेश्चन में आपको ई सेल प्रोवाइडेड होगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं डेल्टा जी चेंज निकाल सकते हैं, 2f ई सेल हो गया। बस अपने को ध्यान किस बात को देना है, n। आपसे गलती इसी n में होगी। जैसे मान लीजिए ये जिंक सॉलिड है, और ये हमारा सिल्वर आयन है एक्वस में। नॉर्मली अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो आप समझ लो कि वो एक्वस ही कहना चाहता है। अब आप देखो इसको, ये हमारा सिल्वर सॉलिड हो गया, और ये जिंक +2। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, इस ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, तो यहां हम सबको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन इधर जो दिख रहा है यहां पे हमें बस 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिंक 2 लूज करे सिल्वर 1 गेन करे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो सबसे पहला काम है कि इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई। अब जाकर के यहाँ पे n की बात क्या होगी, 2। और फैराडे तो आप जानते हो, ई सेल आपको प्रोवाइडेड होगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से मैं इसी गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही गैल्वेनिक सेल है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पॉइंट को देखिएगा, बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमारा आयन है वो हमारा एक्वस फेज में होगा, और जो सॉलिड है, सॉलिड में इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन को टेकन करते ही नहीं है। अब इस गैल्वेनिक सेल रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, मैं अगर इसको लिखता हूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, मतलब ये कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम पे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कह दिया एट इक्विलिब्रियम, आप जानते हो थर्मोडायनेमिक्स से, फिजिबिलिटी से, इक्विलिब्रियम पे मैं डेल्टा जी को, केमिस्ट्री डेल्टा जी को क्या कहता है, 0। मतलब ये वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब देखिए, ये वैल्यू अगर अपना 0 हो गया, इट मीन्स डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log के इक्विवेलेंट की बात मैं कर देता हूं। अब आप इसको इस तरफ ले आओ, तो डेल्टा जी नोट को मैं क्या लिख सकता हूं, -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। और अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो जरा देखिए कि अब अगर मैं इसको लॉग के इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं, डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। अब देखिए, यहां पे एक लॉग की प्रॉपर्टी आ गई। अब इससे हम के इक्विवेलेंट को कैसे निकाल सकते हैं,
तो यहां आपको एक मैथमेटिकल टूल सीखना पड़ेगा, एंटीलॉग निकालने का तरीका। और एंटीलॉग के बारे में मैं कह दूं तो पेपर में आजकल दे रखा होता है, और नहीं दे रखा है तो मामूली सी चीज है, एनसीईआरटी के पीछे पार्ट में दे रखा है, तो उसको आप सीख सकते हो। तो अब जरा सोचिए, अब यहाँ पे मैं अगर एंटीलॉग के कंसेप्ट को लगा दूं तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाता है, के इक्विवेलेंट आ सकता है। तो के इक्विवेलेंट कब आएगा, जब आपको डेल्टा जी नॉट पता है। और डेल्टा जी नॉट कब आएगा, जब आपको ई नॉट सेल पता होगा। कहने की मतलब ये है कि हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से जुड़ा हुआ है। अब इस थर्मोडायनामिक्स में जो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ गैल्वेनिक सेल। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बारे में। पहले हम लोग ये जाने कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमें पढ़ना क्यों है, आखिर गैल्वेनिक सेल का ही टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्यों। देखो दो बातें हैं। पहली बात है यहां पे टेम्परेचर, दूसरी बात एंट्रोपी का चेंज, तीसरी बात एंथैल्पी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे ई सेल। मतलब ये टॉपिक इन चारों चीजों को कवर अप करेगा। पहले ये देखें कि भाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या है। ये टॉपिक ये रिलेशन बताएगा कि मैं अगर किसी गैल्वेनिक सेल का टेम्परेचर बढ़ा दूं या टेम्परेचर घटा दूं तो उससे ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर ई सेल पे फर्क पड़ता है तो उस गैल्वेनिक सेल के एंट्रोपी चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब टेम्परेचर से एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा, ई सेल पे क्या फर्क पड़ता है, और जब इन सब की बात करते हैं तो एंथैल्पी को भी छोड़ना नहीं है। मतलब एक टॉपिक हमें इतने सारे रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा। तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस गैल्वेनिक सेल के लिए हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। अगर एंट्रोपी कैलकुलेशन आ जाएगा तो अपने को टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये दिखाने वाला हूं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल के भीतर एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो बच्चों, एंट्रोपी का मतलब आप जानते हो, क्लास 11वीं से जानते हो, एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। सबसे ज्यादा गैस में रेंडमनेस होता है, फिर थोड़ा कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। तो यहां गैस लिक्विड सॉलिड की बात हम नहीं करने वाले, हम यहां बात किसकी करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल के भीतर के रेंडमनेस की। तो चले जरा देखते हैं। मान लीजिए गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल में नॉर्मली हम इस बात को कंसीडर करके चलते हैं कि भाई इंथैल्पी जो होगा अपना, ये कांस्टेंट मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं, केमिस्ट्री मान के चलता है कि भाई किसी भी गैल्वेनिक सेल का इंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। नॉर्मली यह भी माना जाता है कि गैल्वेनिक सेल का एंट्रोपी चेंज भी कांस्टेंट होगा। देखो, मानने में और ऑब्जर्वेशन में बड़ा फर्क है। हम मान के चलते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट है, लेकिन क्या पता एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसी रिलेशन को तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहेंगे। हां, अब यहां पे हमें थोड़ा सा इंडिकेट क्या करना है, टेम्परेचर को वेरिएशन में लाना है। कभी टेम्परेचर को बढ़ाना है, कभी टेम्परेचर को घटाना है। तो देखेंगे घटा बढ़ा करके भाई क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है। अब देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है 11th क्लास में, थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी में पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी के बारे में पढ़ा है, जहां पे डेल्टा जी जो है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी है, डेल्टा एच जो है वो चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एस जो है वो चेंज इन एंट्रोपी है, टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। अब आप जानते हो कि डेल्टा जी की बात मैं अगर करता हूं, तो डेल्टा जी की बात मैं अगर करूं तो देखो माइनस एन एफ ई सेल, मैंने अभी आपको ये बताया है। और एंथैल्पी तो मैं कांस्टेंट मान के चलता हूं, और हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी, ये निकालना है।
अब मैं अगर इसके वैल्यू को यहां रख दूं कुछ इस तरीके से, -n Fe सेल बराबर डेल्टा H T डेल्टा S, मैं क्या करूंगा, इन सारे फैक्टर को dt के साथ डिफरेंशिएट करने वाला, dt के साथ मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं कुछ इस तरीके से। अब देखिए, मैंने इंथैल्पी को कांस्टेंट माना, तो कांस्टेंट की कहानी तो पूरी खत्म हो गई। और मैं यहां पे क्या करता हूं, टेम्परेचर और dt, देखो dt मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्लाइटली चेंज इन टेम्परेचर, तो मैं इस दोनों के मैग्नीट्यूड को सेम मान लेता हूं, ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। तो ये भी कैंसिल हो गया और ये तो हमारा कैंसिल हो ही गया। अब जरा देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो n कांस्टेंट होगा, f कांस्टेंट होगा, तो मैं -nf को बाहर कर देता हूं। अब मैं यहां लिख देता हूं de सेल बाय dt। अब देखिए इधर क्या बचेगा, ये तो हमारा गया। अब माइनस एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, और ये रिएक्शन किसकी बात चल रही, गैल्वेनिक सेल की। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव गया, इसका मतलब डेल्टा S को मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनली NF de सेल अपॉन dt। दिस इज इक्वेशन 2। अब जरा मैं इसको डील करूंगा कि भाई इसमें डी सेल बाय dt मतलब क्या होता है। तो अब देखिए अपना जो इंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन आ गया, दिस इज NF de सेल अपॉन dt। अब ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोपी का चेंज हो गया। और यहां पे बच्चों डी सेल बाय dt को ही क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हैं, जीरो भी मान सकते हैं। तो सवाल है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए मैं केस 1 की बात आपको समझाता हूं। में इस इंट्रोपी चेंज और टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। मैंने कहा था टेम्परेचर आप बढ़ा के देखो, घटा के देखो, तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं जहां मैं टेम्परेचर को इंक्रीज होते हुए दिखा रहा हूं। देखो ये अपवार्ड एरो का मतलब है कि यहां पे मैं टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखा रहा हूं। अगर टेम्परेचर के बढ़ने से अगर ई सेल बढ़ता है, मैंने क्या कहा आपको, टेम्परेचर के बढ़ने से अगर ई सेल पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं de सेल बाय dt, इट मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ गैल्वेनिक सेल विल पॉजिटिव। मतलब इस केस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। देखो अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने का सेंस क्या है कि यहां पे इंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब यहां गैल्वेनिक सेल के भीतर जो रैंडमनेस होगा वो बढ़ेगा।
केस थर्ड की बात कर दूं मैं, कई बार ये भी हो सकता है गैल्वेनिक सेल का कि भाई डी सेल बाय डी टी, इट मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट जीरो। अच्छा, मैं अगर ये कहता हूं कि डी सेल बाय डी टी जीरो है, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एंट्रोपी चेंज का डिमांड भी क्या होगा बताओ, जीरो होगा। कहने का मतलब हर एक गैल्वेनिक सेल के कंडीशन को हम समझ सकते हैं, और इसी टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसमें कि हमें एंट्रोपी का चेंज है, जिसमें कि हमें डी सेल की बात कर रही है, इसमें हम इसको ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए ग्राफ के तौर पे इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ किन किन प्रॉपर्टीज के बीच का, ई सेल वर्सेस टेम्परेचर का। देखो अभी मैंने बताया टेम्परेचर कोएफिशिएंट के हिसाब से कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ई सेल पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। टेम्परेचर कम करो तो ई सेल कम होगा, एंट्रोपी घटेगा। अब उसी को मैं एक ग्राफ के फॉर्म पे दिखाता हूं कि गई ग्राफ के भीतर में स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर मैं प्रॉपर्टी को ई सेल और टेम्परेचर के वर्सेस लेता हूं तो मैं, तो जरा देखिए हमारे पास एक इक्वेशन था डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी का इक्वेशन है। मैं डेल्टा जी को लिख सकता हूं माइनस एन एफ ई सेल लिख सकता हूं, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया है। और मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा एच, और यहां पे टेम्परेचर है, और मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या आ रहा था, एन एफ डी सेल बाय डी टी, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा था। अब हमें ई सेल चाहिए और हमें टेम्परेचर चाहिए। देखिए हम करने क्या वाले हैं, इस माइनस एन एफ को डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ई सेल। अब देखो माइनस एन एफ को मैं अगर डिवाइड करता हूं तो ये माइनस एन एफ इसके साथ भी डिवाइड होगा। अब इस माइनस एन एफ को इसके साथ ले जाओगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, टी एन एफ डी सेल बाय डी टी बाय एन एफ, क्योंकि साइन तो पहले ही चेंज कर दिया। अब देखिए एन एफ इधर भी है, एन एफ इधर भी है, कैंसिल टुगेदर। अब फाइनली देखो क्या बचता है, ये हमारा अगर ई सेल है तो डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस डी सेल बाय डी टी इंटू टी। मैं अब इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब आप देखिए इसको मैं अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स पे रखता हूं, इसका मतलब ई सेल वर्सेस टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। आप जानते हो ये इक्वेशन किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। कहने का मतलब y एक्सिस पे हम अगर ई सेल को रख दें, ये देखिए हमारा ई सेल है, एक्स एक्सिस पे मैं अगर टेम्परेचर को रख देता हूं तो उससे हमारा ये स्लोप आ जाएगा डी सेल बाय डी टी, और इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारा क्या बताओ, माइनस डेल्टा एच बाय एन एफ। तो कई बार जेईई मेंस में सवाल पूछे गए हैं कि बताओ टेम्परेचर कोएफिशिएंट का स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके स्लोप को। ई सेल बराबर माइनस डेल्टा एच बाय एन एफ
डी सेल अपॉन डी टी इंटू टी। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर y एक्सिस पे ई सेल को रख देता हूं और x एक्सिस पे मैं टेम्परेचर का स्केल लेके चलूं, तो जो स्लोप का वैल्यू होगा, ये स्लोप का वैल्यू क्या होगा, डी सेल बाय डी टी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। लेकिन यहां पे जो इंटरसेप्ट होगा, ये हमारा इंटरसेप्ट बनेगा माइनस डेल्टा एच बाय एन एफ, ये इंटरसेप्ट हो गया। अब इनके ग्राफ कई सारे स्केल्स में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलते अब जरा हम ग्राफ के स्केल को देखें। अब इसके ग्राफ को मैं ड्रॉ करके देखता हूं कि क्या क्या पॉजिटिव स्केल हो सकता है, क्या नेगेटिव स्केल हो सकता है। ग्राफ किसके किसके बीच का, ई सेल वर्सेस टेम्परेचर के बीच का, क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट में इसी दोनों को हमें देखना है। तो जरा देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। ग्राफ को समझना काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखो, मैं यहां पे टेम्परेचर का स्केल रख रहा हूं और इस एक्सिस पे मैं क्या रख रहा हूं, ई सेल रख रहा हूं, ई रख रहा हूं, और यहां स्लोप में लेके आता हूं, कुछ इस तरीके से स्लोप लेके आता हूं। देखिए, ये हमारा स्लोप बनेगा थीटा। अब देखो, यहां जो स्लोप है उसको हम टेन थीटा कह सकते हैं। मतलब इस ग्राफ में जो हमारा स्लोप बनने वाला है, वो जो स्लोप होगा वो हमारा डी सेल बाय डी टी हो जाएगा। और ये स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब आप समझ रहे हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से ई सेल में थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हो सकता है। लेकिन जरा आप इसके इंटरसेप्ट को फोकस करो, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इंटरसेप्ट को देखता हूं तो इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या आ गया था अपना, डेल्टा एच बाय एन एफ आया था। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, मतलब ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव कब हम लिख सकते हैं, अगर मैं इंथैल्पी के चेंज को नेगेटिव ले लूं। अगर मैं इस केस में इंथैल्पी के चेंज को मैं अगर नेगेटिव मान लूं, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो ग्राफ होगा ये कौन से रिएक्शन के लिए होगा, एक्सोथर्मिक के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी इसके ग्राफ पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर मैं ये ग्राफ नेगेटिव लिखूंगा तो फिर ये कंडीशन होने का कोई चांस ही नहीं है। तो एक ग्राफ तो अपना ये बन सकता है इस केस के भीतर में, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से समझ सकता हूं। अगर मैं इसी को एक सेकेंड पैरामीटर पे लेके चलता हूं कि भाई ई सेल और टेम्परेचर का ग्राफ किस तरह से हम लिखें, देखिए जरा, ये ग्राफ भी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इनकी ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पूछने का चांस होता है। चलिए सेम तरीके से मैं यहाँ पे ई सेल रखता हूं और इसको मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूं। इस बार मैं स्लोप पॉजिटिव नहीं बनाने वाला हूं, इस बार मैं नेगेटिव बनाने वाला हूं। ये देखिए नेगेटिव, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। मतलब यहां पे जो डी सेल बाय डी टी है, आप ग्राफ के हिसाब से देख सकते हो, इसका वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। अब जरा सोचिए, नेगेटिव है, इट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, ये हमारा इक्वेशन था, डेल्टा एच बाय एन एफ प्लस डी सेल बाय डी टी इंटू टी।
मैंने इस बार इस स्लोप को नेगेटिव माना है। अगर मैं इसको नेगेटिव मानूंगा इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब इस बार यहां पे ई सेल डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। वैसे भी अगर हम देखें तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट अपना नेगेटिव है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ई सेल घटेगा। आप देखो ई सेल के आगे नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीटली इंथैल्पी पॉजिटिव वाला रिएक्शन है। और जब इंथैल्पी पॉजिटिव होता है उसको हम कहते क्या है, एंडोथर्मिक की बात करते हैं। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव है। हाँ, एक तीसरी पॉसिबिलिटी और हो सकती है, जरा उसको भी हम देखते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी करेक्ट ग्राफ बन सकता है। देखो सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट, ध्यान देंगे ये मैंने क्या रखा, ई सेल रखा, और मैं नेगेटिव से लेके चलता हूं ताकि हमारा इंटरसेप्ट ओरिजिनली नेगेटिव आ जाए। ये ग्राफ भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव ही होगा, डेल्टा एच बाय एन एफ हो जाएगा। तो आप पेपर में देख सकते हो तीनों ग्राफ आपके बिल्कुल ओके हैं। तो ये था हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट की पूरी कहानी, जिसमें कि हमने वेरिएशन दिखाया, ई सेल और टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया। अब जरा इसी थर्मोडायनामिक्स में मैं ये भी देख लेता हूँ कि गैल्वेनिक सेल की इफिशियंसी क्या हो सकती है। इफिशियंसी किन किन पैरामीटर में आपको पूछा जा सकता है। बात करते हैं इफिशियंसी ऑफ द गैल्वेनिक सेल पे। कई बार इसके भी सवाल पूछे गए हुए हैं। इफिशियंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल, देखो गैल्वेनिक सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में लाता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में लाता है। वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंट है। तो अगर इस फंडामेंटल पे मैं इसके एफिशिएंसी की बात करूं, परसेंटेज ईटा की बात करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। एक तो एफिशिएंसी बच्चों इस तरीके से निकल सकती है, इनटू 100। चलो ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्म हो गया कि अगर पेपर में आउटपुट वोल्टेज पता है, इनपुट वोल्टेज पता है, तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं थर्मोडायनामिक्स के टर्म में देखूं तो फ्री एनर्जी का चेंज अपॉन इंथैल्पी का चेंज, और इनके बारे में कैलकुलेशन हमने काफी कर लिया है। और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। तो चलिए ये था हमारा पूरा थर्मोडायनामिक्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। चलो अब इस गैल्वेनिक सेल के थर्मोडायनामिक्स में कुछ सवाल करके देखते हैं, जो कि उसके एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ, उसके फ्री एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा देखिए क्या कहता है। रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम, उसको हम कहते हैं लेटिमर डायग्राम फॉर कॉपर इन एसिड सॉल्यूशन इज। मतलब एक लेटिमर डायग्राम दे रखा है कॉपर का, जिसमें कि ये दिख रहा है कि कॉपर Cu+2 पहले चेंज किस में होता है, Cu+ में होता है। अब Cu+ से Cu+2 से Cu+ जाने में जो हमारा E1 सेल है, ये हमारा कंज्यूम होता है 0.15 वोल्ट। अब Cu+ से Cu जाने में भी हमारा क्या लगता है, E2 सेल लगता है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ Cu+2 से Cu जाने में बताओ कि ये वोल्टेज कितने खर्च होंगे। तो अब इसमें हम लेटिमर डायग्राम के कंसेप्ट को लगाते हैं, देखते हैं किस तरह से कंसेप्ट को लगाया जाए। तो जरा देखिए बच्चों, Cu+2
से ये कन्वर्ट हो गया Cu प्लस में, और Cu प्लस से कन्वर्ट हो गया Cu में। अब देखो Cu प्लस 2 से Cu प्लस में, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चेंज है 1 है। अगर Cu प्लस से Cu की बात करते हैं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का चेंज 1 होगा। अब यहाँ से यहाँ आने में हम क्या लिख देते हैं, ई सेल, जिसका कि वैल्यू अपने को दे रखा है, और वो वैल्यू है अपना क्या बताओ, प्लस 0.15 वोल्ट दे रखा है। अब Cu प्लस से Cu आने में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 0.05 वोल्ट दे रखा है। तो अब देखिए, सबसे पहले काम क्या करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा G1 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा G2 ले लेते हैं। और अपने को सवाल क्या कह रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में बताओ कितना लगेगा ई सेल, और उस ई सेल को उसने x वोल्ट माना, ये x निकालना है अपने को। तो यहाँ से यहाँ में मैं क्या ले लेता हूँ, डेल्टा Gr ले लेता हूँ, और टोटल इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है ये हम 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा G1 निकालते, फिर डेल्टा G2 निकालते। देखिए किस तरीके से डेल्टा G1 निकाले, क्या फॉर्मूला होता है, -NF ई सेल होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने पे n की वैल्यू क्या हो रही है, 1, एंड ये हमारा फेराडे कांस्टेंट है, और इवन सेल दे रखा है बताइए 0.15। मतलब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, ये नेगेटिव का होगा तो 0.15 फेराडे हो गया। अब अगर मैं डेल्टा G2 की बात करता हूँ, तो डेल्टा G2 की अगर बात करूं तो बताओ क्या लिखूंगा, -NFE सेल। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फेराडे, लेकिन यहाँ भी जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस EMF 0.05, तो ये हो जाएगा -0.05 फेराडे हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा G की बात कर देता हूँ। डेल्टा G की बात करूंगा तो बताओ यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 हो गया, फेराडे हमारा F हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ई सेल हमने x माना है, तो इस हिसाब से मैं अगर एनर्जी के कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता हूँ तो डेल्टा G को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 लिख सकता हूँ। अब देखिए आप, डेल्टा G का वैल्यू -2 इंटू एफ, ई सेल आ गया, और डेल्टा G1 हमारा क्या हो गया बताओ, -0.15 वोल्ट फेराडे आ गया, और डेल्टा G2 क्या आ गया बताओ, -0.05 फेराडे आ गया। अब देखो दो सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब इस हिसाब से फेराडे भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इस तरह से ई सेल की अगर हम बात करें बच्चों, तो बताओ क्या होने वाला है, 0.15 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा 0.325 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट से जुड़ा हुआ। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, कहता है ईएमएफ स्टैंडर्ड कैडमियम सेल जो है ये 1.01 वोल्ट है 25 डिग्री पे, और इस का जो है गैल्वेनिक सेल का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है डी सेल बाई dt दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ डेल्टा G बताओ, डेल्टा H बताओ, डेल्टा S बताओ। ये सारे पैरामीटर्स थर्मोडायनामिक्स के पूछ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थ्योरी पढ़ाया है। और एक सवाल और भी पूछ रहा है कि विल द सेल टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द ऑपरेशन, क्या सेल का टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम इसको देखते हैं एक बार करके। चलो देखते हैं। हमारा कैडमियम सेल है, हर चीज हम रिडक्शन के लिए बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो n का वैल्यू है ये 2 है। आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया कि आप डेल्टा G निकालो। हम जानते हैं कि डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है, NFE सेल होता है। अब देखिए n यहाँ पे 2 हो गए। फेराडे की बात मैं अगर करता हूं तो 96500 कोलम्ब हो गया, और ई सेल की बात करता हूं तो 1.018 वोल्ट है। अब ये जो फ्री एनर्जी है, ये फ्री एनर्जी जो हमारा आएगा वो किलो जूल पर मोल में कुछ ऐसा -196.64 किलो जूल पर मोल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर हो गया। अब आपको जो सवाल पूछ रहा है कि भाई आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट से आप इंट्रोपी चेंज निकालो। बताओ
इंट्रोपी चेंज का मतलब क्या बताया था, एन एफ डी सेल अपॉन डी टी। अब देखिए एन पता है, एफ पता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे रखा है। अगर हम एन की बात करते हैं तो ये 2 हो गया, फेराडे की बात करते हैं तो 96500 कूलम, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे -5 इंटू 10⁻³ अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके यूनिट भी देख लेना क्या होगा, किलो जूल पर केल्विन के हिसाब से हो जाएगा। ये हमारा इंट्रोपी हो गया। अब हमने फ्री एनर्जी निकाल लिया, इंट्रोपी चेंज निकाल लिया। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप इंथैल्पी चेंज करो। देखो इंथैल्पी चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए अब आपको डेल्टा जी पता चल गया, डेल्टा एस पता चल गया, और टेम्परेचर कह रहा है कि 25 डिग्री। मतलब इन सारे वैल्यूज को मैं रख करके इंथैल्पी चेंज कुछ ऐसा निकाल सकता हूं। तो जरा देखिए, डेल्टा एच को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। सारे वैल्यूज को पुट करो एंड हम लोग इसके आंसर को निकाल सकते हैं।